हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। लास्ट लेक्चर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की बात कर रहे थे और इस एप्लीकेशन में मुश्किल से 3-4 और टॉपिक्स बचते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो कि हमें पढ़ लेना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन उनसे बन जाए। लास्ट लेक्चर्स में अभी तक हमने ट्रेंड एनालिसिस कर लिया है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में जो भी अभी इधर हाल फिलहाल में साल 2 साल में डेवलप हुए हैं उनके बारे में ज़रा एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, इसमें एक मेल आई थी मेरे पास और इसमें बायो इंक के बारे में कुछ डाउट्स थे, तो मैं जरा एक बार बायो इंक को फटाफट से 5 मिनट में रिकैपिचुलेट करता हूँ आप लोगों के लिए। बायो इंक मैंने समझाया था क्या होता है। कुछ ना लिविंग सेल होते हैं। अब ये लिविंग सेल कैसे होंगे, क्या हैं ये लिविंग सेल? हम इन लिविंग सेल्स को पता है क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजेल बायो मटेरियल। क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजेल है ये, पाल में लगाने वाला जेल नहीं, हाइड्रोजेल, हाइड्रोजेल बायो मटेरियल। और ये हाइड्रोजेल बायो मटेरियल में होता क्या है? वही जो हमने पढ़ा हुआ है, स्टेम सेल्स। सिंपल सा है। तो ये समझो कुछ ऐसे प्रकार के सेल होते हैं जिनका यूज हम लोग इंक के फॉर्मेट में करते हैं। अब जैसे इंक के फॉर्मेट में क्या हम इनसे कुछ लिखेंगे? नहीं, इनसे लिखने वाला काम नहीं होता। बायो इंक का मतलब ये नहीं है कि हम उसको पेन में भर के और फिर आराम से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। बायो इंक बेसिकली हम लोग 3D प्रिंटिंग के बेसिस पर यूज करते हैं। 3D प्रिंटिंग पर हम आते हैं अभी, लेकिन फिलहाल इसके बारे में जरा और कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि अभी डाउट भी है तो मैं थोड़ा सा और फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। देखो, बायो इंक में क्या होता है, 2 प्रकार के ना पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स एक तो होता है नेचुरल वाला, जिसके अंदर हम लोग हाइड्रोजेल बायो मटेरियल्स भरते हैं, स्टेम सेल्स टाइप के होते हैं। दूसरे होते हैं सिंथेटिक। अब इनका यूज क्या, दोनों को मिक्स क्यों किया? देखो, जो नेचुरल पॉलीमर होता है वो नॉर्मली लिक्विड जैसा ही होता है, बिल्कुल लिक्विड जैसा बिहेव करता है। तो अब आप खुद ही सोचो कि आप पानी है मान लो आपके पास, या फिर शहद है आपके पास, उससे आप कोई भी स्ट्रक्चर प्रिंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग उसमें सिंथेटिक, यहाँ पर सिंथेटिक पॉलीमर उसमें मिक्स करते हैं, जिसके बेसिस पर वो सूख के सॉलिड या सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर का हो जाए। जैसे कि हमारे ईयर लोब्स हैं, बिल्कुल मुड़ने तुड़ने वाले नहीं है, कि हैं तो सॉलिड, अपना खुद का स्ट्रक्चर है, बट बहुत सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, इस तरीके के। तो इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है इन लिविंग सेल्स में। तो इनके बेसिस पर इनको हम लोग एज ए इंक यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग प्रिंटर में कैटरेज में ब्लैक कलर की इंक, या फिर हम लोग के पास अगर कलर वाले प्रिंटर्स होते हैं तो अलग अलग कलर्स डालते हैं ना कैटरेज में, तो समझो वही कैटरेज में हम लोग वहां पर ब्लैक इंक, ब्लू, रेड, इन सब इंक के जगह पर हम लोग ये बायो इंक डाल देते हैं। और ये जो प्रिंटर है ये केवल पेज पर प्रिंट नहीं करता है, बल्कि ये 3D प्रिंट करता है। जैसे 3D प्रिंटर्स अभी हम लोग कलाम सैट पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था ना, इवन आज की टेक्नोलॉजी में लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम 3D प्रिंटिंग से एक पूरी कार भी बना सकते हैं। अब आप सोचो, कार में कितने ज्यादा इंट्रिकेट पार्ट्स होते हैं, उसका इंजन बनाना ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन फिर भी, और जो कि कार के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स यूज होते हैं, कभी मेटल यूज हो रहा है, कभी फाइबर यूज हो रहा है, कभी टायर वाले पॉलीमर्स यूज हो रहे हैं, तो उनके अंदर 3D प्रिंटर में हम लोग सारे इंक डाल देते हैं। जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सब डालते हैं ना हम लोग कैटरेज के अंदर। इसी तरीके से जितना भी मटेरियल इस कार को बनाने के लिए लगा होगा, इसकी वायरिंग करने के लिए जो कुछ भी चाहिए, हम सब का सब इसके अंदर मटेरियल रख देंगे। और ये प्रिंट कैसे करेगा? प्रिंट करना बहुत ही आसान है। क्या करता है, जैसे कि मान लो आपको एक बुक प्रिंट करनी है। बुक प्रिंट करने का मतलब है कि आपको 3D बुक बनाना है, ऐसा जिसमें कुछ लिखा ना हो, बस ये ऊपर से ढांचा इसका 3D बुक जैसा हो। या फिर मैं बोलूं आपसे, एक हम लोग क्यूबॉइड शेप का कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, जैसे कि बुक, मोटी किताब। मान लो कि पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की किताब है, जिसका कवर ऊपर से कैसा है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ उसी शेप का हमें कुछ प्रिंटिंग मटेरियल चाहिए, उस शेप का डब्बा चाहिए मान लो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एम लक्ष्मीकांत वाली किताब को एक स्कैन दिलाएंगे, चारों तरफ से ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह से घूम के उसको स्कैन करेगा एक डिवाइस, और उस स्कैनिंग पर्पज से उसको हम लोग फाइनली बता देंगे कि हाँ भी इसकी इतनी लेंथ है, इसकी इतनी ब्रेड्थ है। अब जब भी प्रिंटिंग करना होगा इसको, तो ये सबसे पहले एकदम पेज बाय पेज प्रिंट करता है। पेज बाय पेज मतलब ये नहीं कि उसमें सारी चीजें एम लक्ष्मीकांत की लिखी होंगी, ऐसा नहीं है। बस एक लेयर आएगा, बिल्कुल एक पतले पेज जैसा मोटा होता है, फिर उसके ऊपर एक और पतले पेज जैसा मोटा उसके ऊपर आएगा, फिर उसके बाद एक और। तो लेयर बाय लेयर ऐसे बनाते बनाते, ऐसे मान लो कि कोई इंट्रिकेट बिल्डिंग है मान लो, ठीक है, मतलब बहुत ही सुंदर कोई बिल्डिंग है,
इस बिल्डिंग को हमें प्रिंट करना है, या फिर कोई हाउस है जैसे कि जो बिल्कुल रईसों वाले हाउस होते हैं ना, समझ लो वैसे, तो उन हाउसेस को प्रिंट करने के लिए उसके अंदर टेबल चेयर सब रखे होते हैं। तो वो क्या करेगा, उसके हिसाब से, बड़ा हाउस नहीं, अरे वो छोटे खिलौने वाले हाउस की बात कर रहा हूँ मैं, टॉय हाउस की बात कर रहा हूँ। तो टॉय हाउस को प्रिंट करने के लिए ऐसे 3D प्रिंटर्स, तो हम लोग क्या करते हैं, 3D प्रिंटर से हम लोग 3D स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब हो सकता है कि इनके बेसिस पर जो मटेरियल हम लोग इनपुट देते हो वो कोई भी सिंथेटिक पॉलीमर प्लास्टिक टाइप का कुछ होता होगा, जो कि तुरंत एक लेयर बनाने पर वो उतना जम जाता है, उसके ऊपर दूसरा लेयर बनता है, काफी स्लो प्रोसेस होता है। जैसे कि ये जो आप इसके अंदर देख रहे हो, इसमें जो चारों तरफ ऊपर से देख रहे हो ना, ये मान लो कि आपका सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है। और यहां पर जो आप देख रहे हो ये है हमारा नेचुरल पॉलीमर, जिसके बेसिस पर आर्टरी बनाई गई है यहाँ पर। और ये 3D प्रिंटर आर्टरी है, 3D प्रिंटेड आर्टरी है। मतलब ये केवल 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन नहीं, बल्कि बिल्कुल जैसे हमारी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होते हैं, जिसके अंदर ये पूरा खोखला होगा, इसके अंदर से ब्लड फ्लो कर सकती हैं, ऐसा होगा कुछ ये। तो इसको प्रिंट किया गया। तो ये जो है इसमें लिविंग सेल का यूज किया गया होगा और इसके चारों तरफ सिंथेटिक वाले पॉलीमर लगा दिए गए होंगे। बात समझ में आ गई कैसे प्रिंट होता है। बस हम लोग यहाँ पर जो पॉलीमर सिंथेटिक डाल के बिल्डिंग, बुक, डब्बा ये सब प्रिंट कर रहे थे, उसके जगह पर अब हम लोग 3D प्रिंटर में बायो इंक डालेंगे और हम ऐसे कुछ आर्टरीज, वेन्स, ये सब, जैसे कि हमने कल एग्जांपल समझा था ईयर लोब बनाने का, तो ईयर प्रिंट करना। अभी लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया कि जैसे कि मान लो कि आपने बोला कि हम लोग बिल्कुल 3D हार्ट प्रोड्यूस कर दें। 3D हार्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते पता है? क्योंकि हार्ट अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेट ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर हर जगह पर कुछ बाइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं, कुछ ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, जो कि समय समय पर खुलते हैं, बंद होते हैं, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में हार्ट को ले जाते हैं। उनको कौन गाइड करता है? उनको गाइड करने के लिए पूरे हार्ट के ऊपर इन आर्टरीज और वेन्स का एक बड़ा सा नेटवर्क होता है, उनके ऊपर बिल्कुल रहता है, जिसके बेसिस पर वो ब्लड हमारा पंप होता है और रिलीज होता है, मतलब कि प्रेशर क्रिएट करता है, पूरे बॉडी में फ्लो करता है। तो ऐसे लिविंग सेल्स के द्वारा ऐसा इंट्रिकेट ऑब्जेक्ट बनाना, जो कि हमारे बॉडी के पार्ट्स हो सकते हैं, फिलहाल अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हुई है, लेकिन ये बात तो तय है कि हम इन द फ्यूचर ऐसी चीजें बना सकते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में बायो प्रिंटिंग के थ्रू क्या हुआ है, देखो अभी ना कॉर्निया डेवलप किया गया है साइंटिस्ट्स के द्वारा। कॉर्निया क्या होता है? वो आंखों के ऊपर वाला जो परत होता है ना, बेसिक काम क्या है उसका? ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, उसी को कॉर्निया बोलते हैं। और ये बेसिकली आई के अंदर जब भी लाइट अंदर जाता है ना, तो उसको रेटिना पर फोकस करने का काम करता है। बस आई का एक सेंसिटिव पार्ट है जो कि पूरे आई के स्ट्रक्चर को बचाता है। इसको 3D प्रिंटर की मदद से इन्होंने बनाया और 3D ह्यूमन कॉर्निया बायो इंक की मदद से डेवलप हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ चीजें हमें जान लेना चाहिए। जैसे कि ये जो 3D प्रिंटिंग की हम बात कर रहे हैं, बायो इंक का यूज करके 3D प्रिंटिंग या फिर सिंपली केवल 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी एक अमेरिकन इंजीनियर है जिसका नाम है चक हल, उन्होंने बनाई थी। और चक हल। और अगर हम बात करें कि बायो इंक को प्रोड्यूस करना या फिर और क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, स्किन की बहुत सारी शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कहीं पर भी बर्न हो गया है या फिर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। हमें कोई भी अपना वॉस्कुलर पार्ट अगर मान लो रिप्लेस कराना है, तो उसमें वेन्स, आर्टरीज, इन सब की जरूरत पड़ेगी। इनको सर्जरीज के टाइम पर जो कट जाते हैं, इनको वापस हम रीग्रो कर सकते हैं यहाँ पर। फिर कॉर्निया का हमने देखा ही। इसके अलावा कॉर्निया ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे ऑर्गन को भी हम अगर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लीवर है, किडनी है, इन सबको भी हम बायो इंक की मदद से बना सकते हैं इन द फ्यूचर, अभी नहीं। प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जैसे कि अपने पेशेंट का खुद का सेल हो गया, उसको भी प्रिंट करने का काम ये कर सकता है। बोन्स, मान लो कुछ ऐसे हैं जो कि कैंसर उनको खराब कर चुका है, तो उन बोन्स को वापस से बनाने का काम, मतलब बहुत सारे आप समझ लो कि अथाह इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। कितना जस्ट है ये। देखो जस्टिस का क्या है, मतलब एक तो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा इसमें कि अब ये सब ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज हैं जो कि काफी महंगी होंगी। तो यहाँ पर एक रिच और पुअर के बीच में हम डिवाइड देख सकते हैं कि भाई जो भी अमीर इंसान होगा केवल और केवल वही इन सब फैसिलिटीज का यूज कर पाएगा, और इससे जो रिच पुअर डिवाइड है वो डिवाइड और भी बड़ा हो जाएगा। टेक्नोलॉजी की सेफ्टी कितनी है
ये अभी तक हम लोग टेस्ट नहीं कर पाए, और इसको टेस्टिंग करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर खुद हम लोग वो ऐसे टेस्ट इंसानों पर करते होंगे। तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स अपने आप में काफ़ी महंगे हैं और अपने आप में काफ़ी मतलब हार्मफुल भी हो सकते हैं ना, कि इनका कुछ भी प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है, जो भी जिस इंसान के ऊपर भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होंगे। अभी हमें पता नहीं है कि इनका कॉन्सिक्वेंस क्या होने जा रहा है, तो बहुत सारे नए ट्रबल्स भी सामने आ सकते हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज करके। तो ये सारा बात हमने समझा किसके बेसिस पर, वही अपना बायो इंक। ठीक है, आज का हमारा पहला टॉपिक है कैंसर को ट्रीट करने के लिए हमने करक्यूमिन का यूज किया है। करक्यूमिन क्या है, देखो हल्दी जो होती है ना हमारे यहाँ, उस हल्दी के अंदर एक बायो एक्टिव कंपाउंड पाया गया है जिसका नाम है करक्यूमिन। अब आपके मन में सवाल आ गया होगा फटाक से कि ये आखिरकार बायो एक्टिव कंपाउंड क्या होता है। देखो बायो एक्टिव कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग टिश्यूज होते हैं, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं, उनको अफेक्ट करने की क्षमता इनके पास होती है, उनको बायो एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। तो ये जो टर्मरिक के अंदर करक्यूमिन मिला है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि अगर इसको किसी नैनो पार्टिकल के साथ अटैच करके हमारे बॉडी के अंदर भेजा जाए तो हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूरोब्लास्टोमा ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता है, उनको टारगेट करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सबसे पहले तो अब ये भी समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये न्यूरोब्लास्टोमा ट्यूमर सेल्स होते क्या हैं। देखो न्यूरोब्लास्टोमा जो है वो एक तरीके का कैंसर है जो कि हमारे छोटे छोटे ग्लैंड्स में मिलता है, जैसे कि किडनी के ये एड्रीनल ग्लैंड्स जो किडनी के जस्ट ऊपर अटैच होते हैं ना, ये वाले एड्रीनल ग्लैंड इसके अंदर डेवलप होता है। ये पेट में हो सकता है, हमारी छाती में हो सकता है, गले के एरिया में, पेल्विस में, बोन्स में, कहीं पर भी ऐसा न्यूरोब्लास्टोमा हो सकता है हमें। बेसिकली ऐसा न्यूरोब्लास्टोमा कैंसर का एक पार्ट है जो कि छोटे बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है। 5 साल के छोटे बच्चे या फिर और छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा ये अफेक्ट करता है ऐसा कैंसर। इस कैंसर के थ्रू होता क्या है, आपको बहुत उलझन होगी, फैटीग जैसा फील होगा, बिल्कुल थकान लगेगी, आपका भूख बिल्कुल से मर जाएगा, फीवर हो सकता है आपको, और लंप क्रिएट हो जाएगा ऐसे जगहों पर जहां पर ऐसे ट्यूमर सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूरोब्लास्टोमा ट्यूमर सेल्स होंगे इनको करक्यूमिन टारगेट करता है और इनको अटैक करता है, इनको खत्म करता है। इसीलिए करक्यूमिन का यूज साइंटिस्ट ने फिलहाल ऐसे न्यूरोब्लास्टोमा ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया है। एक्चुअल में होता यूं है कि ये जो टर्मरिक का बिल्कुल पुराना ही इस्तेमाल होता है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के अंदर, बहुत पहले से ही है, लोगों को पता भी था लेकिन यूज करना नहीं आता था। ये क्या था कि टर्मरिक अभी तक क्या काम करता था, हमारे बॉडी में एक ग्लूटाथायोन होता है, ग्लूटाथायोन का जो एमिशन है वो बढ़ा देता है, जिसके चलते वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज डेवलप होती है हमारे बॉडी में और फिर वहां से हमें रिलीफ मिलता है कैंसर से। ठीक है, तो ये करक्यूमिन को ध्यान देना, करक्यूमिन से कैंसर ट्रीट हो सकता है। करक्यूमिन के और भी बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के कैंसर हैं जिनको ये हटा सकता है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, जैसे कि मेलानोमा, बोन कैंसर, हेमेटोलॉजिकल कैंसर। देखो जहां पर हिमैटो ये सब वर्ड्स जहां पर भी आते हैं ना, उनका रिलेशन होता है ब्लड से। तो ये सारे ब्लड वाले कैंसर होंगे, जैसे कि ल्यूकीमिया, है ना। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर्स जो कि हमारे स्टमक में, लिवर में, इंटेस्टाइन में, पैंक्रियाज में, मतलब हमारे पाचन क्रिया से संबंधित जहां पर भी जो भी ग्लैंड्स होते हैं उनमें कैंसर डेवलप होता है। तो इस तरीके से करक्यूमिन बहुत सारे कैंसर्स को ट्रीट कर सकता है, तो ये एक बढ़िया सोल्यूशन है। दूसरा है फूड इरेडिएशन सेंटर। हाल फिलहाल में देखो क्या हुआ है कि यूपी, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान के अंदर में इरेडिएशन प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए हैं। इसमें क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग इरेडिएशन सेंटर्स में, देखो क्या होता है कि जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये हमारे पास आते हैं ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना। इनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट में इनके ऊपर रेडिएशन छोड़ते हैं। इस रेडिएशन से क्या होता है कि इनके जेनेटिक लेवल पर ऐसे चेंजेस आते हैं जिसके बेसिस पर वो काफी देर तक सही रह सकते हैं, मतलब शेल्फ लाइफ इनकी बढ़ सकती है। तो ये है फूड इरेडिएशन सेंटर। और ऐसे इरेडिएशन सेंटर्स जो भी होते हैं उनको लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है, एक कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। और उनको ऑथोराइज कौन करेगा कि ये फूड के ऊपर आप इरेडिएशन प्लांट बना सकते हो, वो है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, AERB। ठीक,
इसके बारे में डेफिनेटली पढ़ लेना। मैं भी रुको थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ। और इसके अलावा ये बताना, ये तो AERB का काम क्या रहेगा, ये केवल इस बात को ऑथोराइज करेगा कि इरेडिएशन सेंटर्स इस फूड के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं और इसको लाइसेंस करने का काम। लेकिन किसी भी एक पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट पे कितना अमाउंट ऑफ इरेडिएशन देना है, मतलब कि इरेडिएशन डोज कितना होगा उसका, वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग डिफेंस, जो कि हमारा अगला यूनिट है, उसमें पढ़ेंगे तब। फिलहाल आप केवल इतना समझो कि जो भी IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो एक प्रकार का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पस से यूज करने की सलाह देता है और उस पर लोगों को मतलब कि बाइंड करता है कि आपको केवल और केवल न्यूक्लियर एनर्जी को केवल और केवल पीसफुल पर्पस के लिए ही यूज करना है। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे थे AERB का, ये क्या है? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड क्या होता है? इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1983 में। एक बात जो आपको याद रखने की है वो ये है कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड को भी एक तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और दूसरा एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंतर्गत में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसका बेसिक फंक्शन यही होता है कि जो भी आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज करना है, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना है, उसका कहीं पर भी बुरा प्रभाव हमारे इन्वायरमेंट पर ना पड़ जाए, या फिर जो भी इंसान हैं, जानवर हैं, इन सबके हेल्थ पर कोई भी रिस्क ना हो, इसके बेसिस पर कौन काम करेगा, कौन रेगुलेशन इनको देखता है? वो है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, तो इसीलिए इरेडिएशन सेंटर्स जो भी खोले गए हैं, इनको कौन देख रेख करता है, कौन इनको बताता है कि हाँ यहाँ पर खोला जा सकता है? वो है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। और डोजेस कौन फिक्स करेगा? वो करेगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको आपको पता होना चाहिए। वो टर्म है एक बायो फोर्टिफिकेशन का। नाम सुना है कभी? बहुत बार नाम सुना होगा मुझे लगता है। देखो, फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है? हम लोग जो भी खाना हम लोग खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, बहुत प्रकार की सब्जियां, फल, ये सब जो भी खाते हैं ना, अगर इनमें कुछ तरीके का फोर्टिफिकेशन हो जाए, तो फोर्टिफिकेशन हो जाएगा क्या मतलब है? इनके न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम लोग अगर इंक्रीज कर पाए तो उन प्रोसेस को हम लोग फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, बेसिक मतलब यही है कि जो भी चीजें हम लोग खा रहे हैं उनका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाए, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? उसको केवल हम लोग फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि हम लोग फूड क्रॉप्स में न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव तो कर रहे हैं, इनहैंस तो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल की मदद से करते हैं। मतलब जब ये प्लांट बड़े होते रहते हैं, इन्हीं बड़े होते टाइम पर ही कुछ जेनेटिक चेंजेस इनमें ले आते हैं हम लोग। बायो फोर्टिफिकेशन और कन्वेंशनल फोर्टिफिकेशन में अंतर ही यही है कि फोर्टिफिकेशन में हम लोग मैनुअल ही उनके अंदर न्यूट्रिशन ऐड करते हैं, लेकिन बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर हम लोग प्लांट ग्रोथ के दौरान जब वो बढ़ता रहता है तभी हम उसमें न्यूट्रिशंस के वैल्यूज ऐड कर देते हैं, उसके जेनेटिक चेंजेस कर देते हैं, जिसके बेसिस पर वो जब भी नया पैदा होता है तो उसके अंदर वो सारी खासियत होती है। देखो, एक और यहां पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं हिडन हंगर। हिडन हंगर क्या होता है पता है आपको? हिडन हंगर का ये मतलब नहीं है कि आपको भूख लगी रहेगी और आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि हम लोग आजकल के सिटी लाइफ में ऐसा बहुत सारा खाना खा लेते हैं जिससे पेट तो भर जाता है, लेकिन जो हमारे न्यूट्रिशनल कैपेसिटी या फिर जो हमारे न्यूट्रिशनल इनटेक की जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को हम लोग नहीं पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो उन न्यूट्रिशनल इनटेक के बेसिस पर हम भूखे हैं क्योंकि हमें वो न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाए। तो इसीलिए बायो फोर्टिफिकेशन समझ लो उन न्यूट्रिशंस को फुलफिल करने के लिए, या फिर हम यूं कहें कि बायो फोर्टिफिकेशन हमारे हिडन हंगर को खत्म करने के लिए एक बहुत बढ़िया साधन है। यहां पर जो भी हमारे हिडन हंगर या इनविजिबल हंगर बोलते हैं इनको, इसमें जैसे मान लो विटामिन ए की कमी हो गई, हमारे यहाँ जिंक की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई, या फिर दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, इनसे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। पता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी हो गई तो क्या क्या हो सकता है? आपको ब्लाइंडनेस हो सकता है, आपका दिमागी रूप से आपका जो दिमाग है ना वो रिटार्ड कर सकता है, मतलब मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। इससे आपकी कैपेसिटी वर्क करने की बहुत ही कम हो जाएगी। इसके बेसिस पर आपको प्री मेच्योर डेथ भी देखना पड़ेगा, मतलब आप बिना बूढ़े हुए ही मर जाते हो। आपके बॉडी में स्टंटिंग हो सकता है। मतलब कि स्टंटिंग मतलब क्या होता है? स्टंटिंग में जैसे आपको बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं ना, खूब बड़े हो जाओ,
ऐसा बोलते हैं, समझ लो वो आशीर्वाद लगना बंद हो जाएगा। मतलब कि आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट जो है वो बहुत कम रहेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टंटिंग। एक और चीजें होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग। ये पता है क्या होता है? वेस्टिंग का मतलब होता है कि आपका जो भी एज है उस एज के हिसाब से, या फिर जो भी आपकी हाइट है, सॉरी एज नहीं, जो भी आपका हाइट है उस हाइट के हिसाब से आपका वेट जो है बहुत ही कम है, मतलब बिल्कुल लीन, पतले, दुबला, एकदम मरेला टाइप का इंसान है कोई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेस्टिंग। और स्टंटिंग क्या होती है? खूब बड़े होने का आशीर्वाद नहीं लगने देती है, ठीक है, मतलब आपकी एज के हिसाब से आप छोटे रह जाते हो। तो ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होने का नतीजा। अब सोचो कि इंडिया में आखिरकार ऐसे बायोफोर्टिफिकेशन का क्या सीन होगा। बायोफोर्टिफिकेशन का इंडिया में हमें पता है कि हमारे यहाँ स्टंटिंग, वेस्टिंग ये सब खूब ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, क्योंकि पॉवर्टी है, हंगर है, इन सब के बेसिस पर। तो इंडिया के लिए तो बायोफोर्टिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए इंडिया ने एक्चुअल में कुछ सिलेक्टिव ब्रीडिंग के अंतर्गत में कुछ ऐसे स्टेपल फूड्स हैं जिनके बेसिस पर उन्होंने बायोफोर्टिफिकेशन किया भी है। जैसे कि पर्ल मिलेट है, पर्ल मिलेट में आयरन की कमी थी तो आयरन लगा दिया। जैसे कि आयरन की कमी, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, पर्ल मिलेट 2012 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था। और ये जो पर्ल मिलेट था इसको हम लोग क्या नाम देते थे पता है? धन शक्ति। धन और शक्ति दोनों साथ साथ आएगा, ठीक। क्या मतलब है इसका? कि जो ऐसी महिलाएं जो कि एनोमिक होती थी, ब्लड लॉस होने की वजह से आयरन की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी, तो आयरन जितना अमाउंट में इनको चाहिए होता था, धन शक्ति वाला पर्ल मिलेट खाने से वो सारी कमियां इनकी दूर हो जाती थी। इसके अलावा लेंटिल्स होते हैं, उनमें राइस, शोरगम, इन सब में भी बायोफोर्टिफिकेशन किया गया है हमारे यहाँ पर, ठीक है। 2012 में धन शक्ति को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था और 2013 में ऑल ओवर इंडिया में इसको बना दिया गया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि कहीं से भी, जैसे कि चावल वगैरह है, तो लोग बोलते हैं चावल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उसमें उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर चावल जो है वो स्टेपल फूड है। जैसे कि साउथ इंडिया का पूरा पोर्शन ही चावल खाता है। इसके अलावा बिहार वाले रीजन में आप चले जाओ, ईस्ट यूपी वाले रीजन में चले जाओ, तो वहां पर चावल प्रेमी बहुत मिल जाएंगे, आप लोग को भी पता होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो चावल खा रहे हैं, ठीक है, खाने दो, चावल ही खाते हैं, लेकिन उसमें बायोफोर्टिफिकेशन कर दो, उसमें जो भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, मान लो चावल में विटामिन ए की कमी थी, विटामिन ए डाल दिया आपने चावल में, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। विटामिन सी डाल दो, आयरन कैल्शियम भी उसमें डाल दो, प्रोटीन डाल दो, चावल खाएं आराम से लोग, उसी से खूब फायदा होगा, सारे न्यूट्रिएंट उसी में मिल जाएंगे। तो ये जो पहले बोला जाता था ना कि दुग्ध एक संपूर्ण आहार, उसमें सब कुछ होता था, समझ लो अब दुग्ध के अलावा, मतलब दूध के अलावा, मिल्क के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको संपूर्ण आहार में बदला जा सकता है, जिसमें सारे विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब कुछ हो बायोफोर्टिफिकेशन की मदद से। इतनी बात समझ में आ गई? फूड इरेडिएशन सेंटर और बायोफोर्टिफिकेशन की बात समझ में आ गई। तो एक देखते हैं येस्कार्टा थेरेपी, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में शायद जिक्र किया था। कार टी थेरेपी पर काम करता है। कार टी थेरेपी मैं आपको लास्ट लेक्चर में नहीं समझा पाया था। देखो क्या होता है, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव, यूएस एफडीए ने येस्कार्टा थेरेपी को अप्रूव कर दिया है, जिसके बेसिस पर जो हमारे यहाँ ब्लड कैंसर होता है, एक ब्लड कैंसर का टाइप है बी सेल लिम्फोमा, ठीक। तो ये जो बी सेल लिम्फोमा वाले टाइप का ब्लड कैंसर है, उसको ट्रीट करने के लिए हमारे कार टी थेरेपी को सही तरीके से काम कराने के लिए बोल दिया गया, मतलब कि हाँ अच्छा काम करता है, इसको यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर कार टी में जो CAR है, इसका नाम है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। इस तरीके की टी सेल थेरेपी में काम करता है। अब इसमें होता क्या है, देखो ये एक प्रकार का वही जीन थेरेपी, ये एस्कार्टा थेरेपी अपने आप में एक जीन थेरेपी ही है। जीन थेरेपी के अंदर ही हम लोगों ने एस्कार्टा का नाम भी कल पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि हम लोग पेशेंट की बॉडी से एक लिविंग सेल्स को निकालते हैं। इस केस में जैसे कि ब्लड कैंसर है तो यहां पर ब्लड निकालेंगे। अब इस ब्लड में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन से सेल्स होते हैं? ये होते हैं टी सेल्स। एक्चुअल में क्या है कि सारे सेल्स का अलग अलग फंक्शन है, वो भी अभी हम देख लेते हैं। बी सेल क्या है, टी सेल क्या है। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो सेल्स होते हैं, इनमें से जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले होते हैं उनको निकालते हैं। इनको क्या करते हैं ना, अलग से जेनेटिक मॉडिफाई करते हैं। जब यहां पर री इंजीनियर कर लेते हैं इनको, तो ये मान लो ऐसा था हमारा, इसमें अंदर कुछ नए जीन्स हमने इनपुट किए, अब ये ऐसा हो गया। अब इसको हम लोग लैब में खूब सारा ग्रो कर लेंगे, क्योंकि ये सेल होगा अपने आपस में डिवाइड करेगा, डिवाइड कर करके जब खूब सारा बन जाएगा यही,
तो हम इसको वापस से इंजेक्ट कर देंगे पेशेंट की बॉडी में, और ये जो यस्कार्टा थेरेपी के अंदर CAR-T थेरेपी होगी, ये काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जो भी होगा, ये कैंसर के सेल्स को टारगेट करेगा, उनको मार डालेगा। देखो क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं जिनको हम लोग ऑर्फन ड्रग बोलते हैं, और ऑर्फन ड्रग क्या होते हैं एक बार उसको भी पढ़ते हैं। देखो ऑर्फन मतलब क्या होता है, अनाथ, है ना। तो ऑर्फन ड्रग यहां पर लिखा हुआ है, देखना आप, ऑर्फन ड्रग एक ऐसा प्रोडक्ट है बायोलॉजी के अंदर में, जैसे कि मान लो कुछ ऐसे डिसीजेज होते हैं जो कि बहुत कम लोगों को अफेक्ट करते हैं। मान लो कि 1 लाख लोग हैं अगर, तो उन 1 लाख लोगों में से मुश्किल से अगर 100 पेशेंट्स हैं, वो बीमारी उन 1 लाख लोगों के सैंपल में से केवल 100 पेशेंट्स को होता है, तो उसको हम लोग ऑर्फन डिसीज का नाम देते हैं। कि हाँ भाई, WHO की डिफिनीशन में बता रहा हूं आपको कि एक तो होता है ऑर्फन डिसीज, ठीक है, एक होता है अल्ट्रा ऑर्फन डिसीज। देखो ऑर्फन वर्ड को हम लोग रेयर के साथ भी रिप्लेस कर देते हैं कभी कभी, तो बात रेयर ड्रग की हो, रेयर डिसीज की हो, या फिर ऑर्फन ड्रग या ऑर्फन डिसीज की हो, दोनों बात बिल्कुल सेम है। WHO ने इसको कैसे डिफाइन किया है कि 100 में से अगर 1 लाख में से 100 लोग भी किसी एक पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित हैं, एक डिसीज उनके ऊपर हावी हो रहा है, तो उसको हम लोग ऑर्फन डिसीज या फिर रेयर डिसीज का नाम दे सकते हैं। एक होता है अल्ट्रा रेयर डिसीज। अल्ट्रा रेयर डिसीज में अगर 1 लाख लोगों के अंदर में केवल ऐसे 2 ही केसेस सामने आते हैं, तो अगर ऐसी चीजें हैं तो उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, अल्ट्रा रेयर डिसीज या फिर अल्ट्रा ऑर्फन डिसीजेस। इन्हीं डिसीजेस को क्योर करने के लिए क्या होता है, ड्रग्स बनाया जाता है। अब इनका नाम ऑर्फन क्यों है, सोचो अब, मतलब कि ये ऐसे रेयर डिसीजेस हैं जो कि नॉर्मल तरीके से कहीं दिखते ही नहीं है। अब सोचो कि अगर उनके लिए मेडिसिन बनाने होंगे, जो भी रिसर्च करने का काम होगा, जो भी कंपनी उठाएगी, उसको पता है कि इसका दवा बिकने वाला नहीं है क्योंकि पेशेंट्स ही नहीं है मार्केट में उतने, लेकिन रिसर्च करने के लिए तो बराबर उतना ही पैसा लगाना पड़ेगा। इसके चलते उसको फंडिंग दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, मतलब कि वेलफेयर एक तरीके से आप समझ लो कि गवर्नमेंट रेयर डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करती है ऐसे ड्रग्स को बनाने के लिए, तो इसीलिए उन ड्रग्स का नाम ऑर्फन ड्रग्स रख दिया गया है। ये बात समझ में आ गई। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार की UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी में काउंट होता है, जो कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने का काम करता है। 1948 में ही इसका गठन हो गया था, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और कुछ बस इतना बहुत है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप जो है उसमें WHO अपना पार्ट बनाता है। ये यस्कार्टा थेरेपी की हम बात कर रहे थे, इसमें देखो 2 चीजें हैं। एक तो हमने बात की थी लिविंग ड्रग बनाने की, मतलब कि हम लोग CAR-T सेल थेरेपी में हम लोग लिविंग ड्रग्स प्रोड्यूस कर रहे थे। तो लिविंग ड्रग्स क्या होते हैं, जो कि आपके बॉडी के अंदर जाएं, आप मतलब कि कुछ ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स होते हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे थे, जो कि पेशेंट्स के अंदर वापस से अगर डाल दिया जाए तो वो इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए लिविंग ड्रग्स को इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट्स का मतलब ये है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स जब भी आपके बॉडी में एंटर करेंगे तो वो किसी डिसीज के अगेंस्ट फाइट करेंगे और उनको खत्म कर देंगे, ठीक है। इम्यून सिस्टम आखिरकार अपने अंदर कैसे वर्क करता है आपको पता है। देखो इम्यून सिस्टम अपने यहाँ का ना बड़ा कॉम्प्लेक्स है और बेसिकली ब्लड रिस्पॉन्सिबल है। अब इस तरीके से बहुत सारे सेल्स होते हैं और हमारे बॉडी में आपको पता है कि बहुत सारे फॉरेन सब्सटेंसेस हमेशा आते रहते हैं, जैसे कि एंटीजन, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब आते रहते हैं। तो इस केस में कैसे इनको सॉल्व किया जाए, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। कुछ बी सेल होते हैं, कुछ टी सेल होते हैं, कुछ मैक्रोफेज होते हैं। इन तीनों का काम बिल्कुल अलग अलग है। बी सेल जो है एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल का ही है, जो कि एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। इसका काम ही एंटीबॉडीज बनाना है, ठीक है। तो ये वाई शेप्ड प्रोटीन बनाता है, जैसे राइबोसोम्स बनाते थे ना, समझ लो वैसे ही बी सेल भी है। तो ये बी सेल क्या काम करता है, वाई शेप्ड प्रोटीन बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, जो कि किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। अब जैसे ही कोई एंटीजन हमारे बॉडी में आता है, घुसता है, तो क्या होता है, एक सिग्नल मिलता है जिसके बेसिस पर ये बी सेल फटाफट से उस एंटीजन के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। टी सेल का क्या काम होता है, टी सेल का काम होता है चीजों को याद रखना। जैसे कि मान लो आज के दुनिया में या फिर आज के टाइम पर हम लोग को, मतलब कि मार्च के महीने में हमें एक बीमारी हुई जो कि हमारे लिए बिल्कुल नई थी। उस एंटीजन को बनाने के लिए क्या हुआ, देखते होगे आप, कभी कभी कोई बीमारी बहुत पहली बार अगर कुछ ऐसा आपके साथ होता है तो उसको क्योर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको यूजुअली
या फिर साल में एक बार हो जाता है या फिर 3-4 साल में एक बार हो जाता है, तो वो चीज़ें जल्दी क्योर हो जाती हैं अपने आप ही बॉडी में। क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई नया एंटीजन होता है ना, तो फिर उसको बनाना पड़ता है, वापस से उसके लिए एंटीबॉडीज बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा एंटीजन है जो कि पहले भी हमारे बॉडी में आ चुका है, तो उसके लिए भी एंटीबॉडी उस टाइम बनी होगी, उसका रिकॉर्ड या फिर उसको मेमोराइज कर लेता है टी सेल। तो जब भी कोई दोबारा एंटीजन हमारे बॉडी में प्रवेश करेगा तो टी सेल जो है फटाफट से, उसको पता है एंटीबॉडी कैसे बननी है, तो तुरंत ही ये याद किया रहता है सब कुछ, कौन सा प्रोटीन बनाना है, कैसे बनता है, ये फटाफट से ये इम्यून रिस्पॉन्स देता है। बहुत एक्टिवेट है ये टी सेल्स। इसीलिए हमारे पूरे इम्यूनिटी सिस्टम में टी सेल्स का होना बहुत जरूरी है, जो कि एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ भाई ये हमारे बॉडी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, इनके लिए हम ऑलरेडी पहले भी लड़ चुके थे और अब हम इनको फटाफट से शुरू होने से पहले ही, मतलब कि ये 1 से 2 हों इससे पहले ही हम इनको मार डालते हैं। तो ये टी सेल का काम है। मारने का काम कौन करता है? मैक्रोफेज। ये लोग तो केवल प्रोटीन बनाते हैं। यहां पर मैक्रोफेज समझ लो पहला ऐसा सेल है जो कि किसी भी फॉरेन सब्सटेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है। इसका सबसे पहला टास्क ये होता है कि जो भी एंटीजन या फिर जो भी ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस आते हैं हमारे पास, उनको मुंह खोलो बड़ा सा और खा जाओ। सिंपल, इनका टास्क यही होता है कि ये मान लो कोई है और ये रहा अपना मैक्रोफेज, तो ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, इसको ऐसे इनसर्कल करेगा और फिर एक टाइम आएगा जबकि ये इसके अंदर चला जाएगा और ये धीरे धीरे फिर ये खत्म हो जाएगा। तो ये होता है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज खाने का काम करता है, ठीक है। और ये या तो ऐसा भी कर सकता है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दे, उसके बेसिस पर फिर मतलब कि ये तो या तो तोड़ देगा, इनको छोटे प्रोटीन्स के फॉर्म में तोड़ देगा, और या फिर इन एंटीजेंस को खा जाएगा, या फिर जो भी बाहर के फॉरेन सब्सटेंसेस उनको खा जाता है। तो इस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। यहां पर हम बात कर रहे थे येस्कार्टा थेरेपी की। येस्कार्टा थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि व्हाइट ब्लड सेल्स लेंगे, जैसे कि बी सेल लिम्फोमा को हमें ट्रीट करना है, तो बी सेल यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, तो हम क्या करेंगे, ब्लड सेल्स लेंगे, उसमें से बी सेल को अलग करेंगे, बी सेल को री इंजीनियर करेंगे, उसके बाद उसको लैब में खूब सारा ग्रो करेंगे और फिर वापस से पेशेंट्स के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। यही है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी थेरेपी, मतलब कि कार टी सेल थेरेपी। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? ओके। फिर इसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अपने आप में काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसको कई सालों तक बहुत सारे देश के साइंटिस्ट मिलके इसको सक्सेसफुल बना सके हैं। हालांकि ये प्रोजेक्ट अपने टाइम लाइन से पहले ही कंप्लीट हो गया था। बोला गया था कि भाई 15 साल कम से कम लगेगा इसको कंप्लीट करने में, लेकिन 13 साल में ही ये कंप्लीट हो गया था 2003 में। 1990 से 2003 तक का समय लग गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। अब आखिरकार ये है क्या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? जो अभी तक मैं आपको इतने दिनों से ये कहते आ रहा हूं कि भाई ह्यूमन की जीनोम सीक्वेंसिंग ऑलरेडी कर ली गई है, तो समझो कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग की का एक जो प्रोजेक्ट था जो कि 1990 में ही चल चुका था, उसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके मतलब यही है कि ये जो सीक्वेंसेस हैं कि पहले टी है, फिर ए है, फिर टी है, फिर ए है, फिर टी है, फिर ए है, फिर सी है, जी है, फिर ए है, टी है, इनको लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड करना। मतलब अगर कुछ मैं आपको फैक्ट्स बताऊं तो अपने बॉडी के अंदर लगभग 3 बिलियन ऐसे जीन के सीक्वेंसेस होंगे लाइन बाय लाइन, जिनको नोट करना होगा। तो इनके लिए मान लो कि हमें सिंपली करना क्या है, हमें ए, टी, जी और सी यही 4 लेटर्स किताब में लिखने हैं। मान के चलो कि अगर हम एक पेज पर 1000 वर्ड्स लिख देते हैं, 1000 अल्फाबेट्स लिख देते हैं ATGC के, और ऐसे मान लो 1000 पेजेस के हमारे पास किताब हों, तो भी समझ लो कम से कम ऐसी 3000 किताबों के लगभग हमें चाहिए होगा, जो कि हमारे पूरे इस जीनोम को सही तरीके से लिख सके। तो मतलब ये तो बात तय हो गई कि भाई हम लोग कॉपी पेन पर इसको नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए कुछ एक अलग से सॉफ्टवेयर होना चाहिए। दूसरी बात ये भी, अगर मान लो अभी हम लोग को यही पढ़ना हो, कोई नंबर, जैसे मान लो कि हम लोग किसी का अकाउंट नंबर बैंक का देखते हैं, तो जहां पर भी 327000000 सिंगल 0 000 5 या 3578 ऐसा आता है, तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअल में कितना जीरो है, 1 2, बड़ा मुश्किल से उनको हम काउंट कर पाते हैं। अब सोचो यहां पर मैक्सिमम टाइम यही होता है कि इसमें चीजें रिपीट होती हैं। मतलब कि अगर TA सेल है तो हो सकता है कि 4-5 बार, 6 बार, 10 बार TA ऐसा ही लिखा हो, तो उनको डिस्टिंक्ट कर पाना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बड़ा ही खतरनाक काम है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जैसा कि अभी हमने समझा, कि एक प्रकार का इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट था, जिसके बेसिस पर हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम को
मतलब कि उसको पूरा सीक्वेंस किया है, ठीक है, ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने की बात की गई है। इसमें एक बात ध्यान देना कि बेसिकली ये स्टार्ट तो किया गया था अमेरिका के द्वारा, जिसके अंदर एक तो था हमारे पास अमेरिका का 2 एजेंसी, एक है NIH, यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर, आगे कहीं पर लिखा हुआ है, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है NIH मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और दूसरा था हमारे पास DOE, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। ये अमेरिका के अंदर ये 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि इसमें लगे हुए थे। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे कंट्रीज के भी साइंटिस्ट थे, जैसे कि जापान, फ्रांस, या फिर इसके अलावा कनाडा, चाइना। लेकिन याद रखना कि इंडिया इसका पार्ट नहीं था, ठीक है। इंडिया वॉज नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दैट टुक प्लेस इन बिटवीन 1990 टू 2003। उन 13 साल के प्रोजेक्ट में इंडिया अपने आप को दूर रखता है इनसे। लेकिन इसके आउटकम्स क्या निकले? जो 13 साल का मेहनत था, आखिरकार उससे हमने किया क्या? देखो, बेसिकली अगर सबसे पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि जीनोम क्या होता है। जीनोम जेनेटिक मटेरियल या DNA का एक कंप्लीट सेट है, उसको हम लोग बोलते हैं जीनोम। बेसिकली जीनोम जो है वो हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट की तरफ इशारा करता है कि जो भी जीन्स हैं यहाँ पर वो किस बेसिस पर अरेंज है, क्योंकि यही जीन है जो कि हमारे बॉडी के अंदर के सभी इंफॉर्मेशंस को दबाए हुए है, रखे हुए है। अब एक बार खुलना स्टार्ट हो गया तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस हम कर लेंगे कि हमारे बाल काले क्यों हैं, हमारे बाल सफ़ेद क्यों हैं, या फिर हमारी आंखें नीली क्यों हैं, काली क्यों हैं, भूरी क्यों हैं, स्किन का कलर कैसा है, लंग्स ऐसे डेवलप होता है डिसीज़ के लिए, कौन सा दवा हमें फ़ायदा करेगा, कौन सा नहीं करेगा, हम किसी भी एक्शन में कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारी सोचने की क्षमता कितनी है, सब कुछ समझ लो इस जीन के अंदर में होता है। तो इसको हम लोग मेडिसिन पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, एक बायोटेक्नोलॉजी में तो यूज़ कर ही रहे हैं, लाइफ साइंसेस के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी की जान बचाने के लिए, कौन सा वायरस कैसे यहाँ पर रिस्पॉन्ड करता है, वो सब चीज़ें हम इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग में पढ़ लेंगे, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कर लेंगे। अब यहाँ पर आउटकम क्या रहा पता है इसका? इसमें इन लोगों ने शुरुआती तौर पर अंदाजा लगाया था कि लगभग ऐसा 30,000 ह्यूमन जीन्स होंगे जिनको हमें ऐसे 3 बिलियन बेस पेयर्स को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब ये कंफ्यूजिंग नहीं है, जीन्स क्या है फिर, ये बेस पेयर्स है। तो देखो, एक सिंगल बेस पेयर का क्या मतलब है कि एक A T के साथ जुड़ा है या फिर T A के साथ जुड़ा है, ठीक, या फिर C G के साथ जुड़ा है या फिर G C के साथ जुड़ा है, ये है एक सिंगल बेस पेयर। तो ऐसे बेस पेयर्स की बात करें तो लगभग 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं। अगर हम लोग जीन्स की बात करें तो इसके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं जीन्स, ठीक, ये बात समझ में आ गई। मतलब थोड़े दूर के सीक्वेंसिंग को हम लोग क्या नाम देंगे? जीन्स का नाम देंगे। और ये जब पूरे जीन का कंप्लीट सेट हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं जीनोम। बातें क्लियर हो गई क्या? ठीक है, इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इसका आउटकम अच्छा ही रहा। जो इन्होंने अंदाजा लगाया था 30,000 ऐसे मान लो हमारे पास ह्यूमन जीन्स होंगे, लेकिन उनकी जगह पर केवल और केवल कितने मिले पता है? 20,000 से 25,000 तक अनुमान लगाया गया। हो सकता है इनसे कुछ छूट गया हो। फिलहाल इन्होंने 20,500 ह्यूमन जीन्स बनाए। बहुत जगह इसको 21,000 भी लिखते हैं, तो वो नंबर हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हमें पता होना चाहिए कि 20 से 25,000 जीन्स जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एक सेल में होते हैं। अब ये 6 फीट लंबा आप समझ लो एक ऐसा ही DNA का डबल हेलिकल शेप में कुछ होगा जिसके सीक्वेंसेस हमें नोट करने थे। इसमें से कुछ और अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो इनका आउटकम कुछ इस प्रकार से निकला कि भैया देखो 99.9% जीन्स जो है वो सब इंसान के एक ही जैसे होते हैं, कोई चेंज नहीं है उसमें, केवल 0.1% चेंजेस आते हैं। और समझ लो इसी 0.1% चेंजेस से हम सब की बॉडी एक दूसरे के बॉडी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसीलिए डिफरेंसेस कहाँ आ रहे हैं? केवल और केवल 0.1% में। इसके अलावा जो सबसे लंबा जीन इनको मिला या फिर जो सबसे लंबा क्रोमोसोम इनको मिला जिसके अंदर जीन लपेटे हुए थे, वो था हमारा क्रोमोसोम 1। क्रोमोसोम 1 क्या क्या मतलब है? देखो हमारे बॉडी में 23 पेयर्स हैं। 23 पेयर्स में जो 22 पेयर्स हैं वो तो नॉर्मल ऑटोसोम्स हैं, और जो हमारा एक इकलौता पेयर है वो है हमारा सेक्स क्रोमोसोम, और इसमें X और Y वाला होता है। तो इनके हिसाब से जो ऐसे ऑटोसोम्स थे उसमें कोई होगा क्रोमोसोम 1 जिन्होंने इसका नाम दिया है, वो सबसे लेंथी था, क्योंकि उसके पास कितने जीन थे पता है? उसके पास थे लगभग 3,000 के लगभग जीन्स, 2900 समथिंग जीन्स थे उसके पास। और कुछ एकदम ही छोटे, सबसे छोटा कौन सा है पता है? वाई जीन। वाई जीन जो है उसके पास केवल और केवल 230 के नियर अबाउट 230 के लगभग जीन्स थे।
इसके अलावा जो बीच के बाकी के 23 पेयर्स बचते हैं उनका अपना सीक्वेंस होगा। यहां पर देखो दूसरा एक साथ में, ये तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड की बात हमने की। रीड में हम लोगों ने क्या समझा कि इसका मतलब ये है कि हम लोग को जीन की सीक्वेंसिंग करनी है, मतलब सॉरी जीनोम की सीक्वेंसिंग करनी है, ठीक है। लेकिन जब भी हम इसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आते हैं, मतलब कि इसका एक और प्रोजेक्ट है HGP राइट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट, जो कि 2016 में स्टार्ट किया गया था। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ कि बहुत, मतलब एक प्रकार से तो ये समझो कि HGP रीड का ये एक्सटेंशन था। इंडिया ऑलरेडी एक बार गलती कर चुका था इसमें पार्टिसिपेट ना करके, तो इस बार इंडिया ने मौका नहीं गवाया, अपने होनहार काबिल साइंटिस्ट को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा, और फिर ये प्रोजेक्ट 2016 में स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर में कुछ हमें समझ में आया कि भाई जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट है उसको हम लोग एडवांस वर्जन में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि केवल और केवल पढ़ने, उनको लिखने का ही बात नहीं है, बल्कि हम लोग अपने आप से भी ऐसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसका बेसिक टास्क यही था कि हम उसको क्रिएट करें, हम एक सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम बनाने की कैपेबिलिटी रखें। 15 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज के साइंटिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडिया इस बार डेफिनेटली पार्टी था। HGP राइट का मेन ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, मेन एम की मैं बात करूं, तो इसका मतलब यही था कि सबसे पहला तो जो भी हमारे DNA सेगमेंट्स हैं, अगर उनको लैब में कोई भी बनाना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी सस्ता पड़े, वो छोटा सा, मुश्किल से आप समझो कि 2000-3000 रुपये में ये आराम से हो जाए, यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स ना खर्चे हों। इसके अलावा दूसरा ऑब्जेक्ट इसका ये था कि हम किस हिसाब से DNA को सिंथेटिकली या फिर केमिकली सिंथेसाइज कर सकते हैं। तीसरी बात जो इसका था कि हम क्या एक ऐसा अल्ट्रा सेफ ह्यूमन जीन बना सकते हैं जिसके बेसिस पर अगर वो बच्चा पैदा होता है तो उसको कभी भी कोई बीमारी ही नहीं होगी। तो एप्लीकेशन देखा जाए तो राइट वाले प्रोजेक्ट का या रीड वाले, कुछ भी करो, जैसे रीड की ही बात करो तो रीड में हमें डिसीज को समझने में काफ़ी हेल्प मिला था कि एक पर्टिकुलर जीन जो है वो किस हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होता है उस डिसीज़ के लिए। और इसी तरीके से अगर हम HGP राइट की बात करें तो इसमें क्या क्या फंक्शन आएंगे, देखो इसमें हो सकता है कि हम कुछ ऐसी वैक्सीन को डेवलप कर लें जिससे कि हमारा ह्यूमन ऑर्गन को ग्रो करने का जो स्ट्रैटेजी बन रहा है वो स्पीड अप हो जाए, हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांट करना सीख जाएं, हम कुछ वेक्टर बॉर्न डिसीजेस के नए सोल्यूशंस की बात कर लें। वेक्टर बॉर्न डिसीज क्या होता है? इसमें ना कुछ ऐसे डिसीज होते हैं जिनका कारण पैरासाइट होगा, वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, लेकिन इनको ये डायरेक्ट हमारे बॉडी पर अटैक नहीं करते, ये लेते हैं किसी बीच में एक ये जो भी एजेंट्स होते हैं उनका सहारा। तो यहाँ पर कौन कौन से एजेंट्स होते हैं? मॉस्किटो हो सकता है, बग्स हो सकता है, फ्लाइज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बेसिस पर उस टाइम में क्या होता है पता है कि हम उन वायरस को लड़ने के लिए हमने कुछ वैक्सीन डेवलप की है, लेकिन अगर हमको पता चल जाए कि एक्चुअल में हम उन सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को नॉर्मली ऐसे ही HGP के थ्रू हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं और पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है किस पर्सन पर कौन सा काम करेगा, तो ये और भी अच्छा है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट जो है वो इस हिसाब से डिफरेंट भी है और काफ़ी सही भी है। यहाँ पर वेक्टर बॉर्न डिसीजेज में जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, यहाँ पर जैसे मान लो मॉस्किटो है, मॉस्किटो कैरियर है या फिर एजेंट है किसका? आप बोलो कि मॉस्किटो के पहले तो 3 टाइप्स आप जानते ही होंगे, एक तो एडिस इजिप्टी, दूसरा है एनोफिलिस और तीसरा है क्यूलेक्स। सबका नाम सुना होगा। अब जैसे एडिस इजिप्टी है, ये चिकनगुनिया, डेंगू फीवर, जीका वायरस, ये सब इसके बीच से आता है। जो एनोफिलिस है वो मलेरिया, लिम्फेटिक फिलियारिसिस तो तीनों से ही हो सकता है। क्यूलेक्स में जापानीज इंसेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल फीवर, ये सारी चीजें आती हैं। तो इनका कॉज तो यही पैरासाइट होगा, बैक्टीरिया होगा, ये सब होंगे, लेकिन इनको इन मॉस्किटोज ने फैलाया है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम से डील करने के लिए भी HGP राइट जो है हम उसको यूज कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस लिखा हुआ है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसके बाद अगला टॉपिक है DNA टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। इसके यूज और एप्लीकेशन के लिए एक रेगुलेशन बिल लाया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखो कोई भी क्रिमिनल मैटर हो या फिर सिविल मैटर हो, इन दोनों में जहां पर भी जेनेटिक यूज के कारण हम लोग कुछ भी चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लो कोई भी ह्यूमन ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करना है, ऐसे जो भी सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स होंगे, उन रिस्पेक्ट में हम DNA टेक्नोलॉजी का कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए एक रेगुलेटरी बोर्ड बनाने की बात की गई है। इसके अलावा
जो नेशनल और रीजनल डीएनए डेटा बैंक्स हैं उनके ऊपर भी बात की गई। इसमें क्या हुआ कि हमें इंडिविजुअल्स का रिटन कंसेंट चाहिए अगर हम उसके डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। कंसेंट हर बार नहीं चाहिए होगा, जैसे कि मान लो कोई एक ऐसा क्रिमिनल है जो कि जिसको 7 साल से ज्यादा की सजा हो चुकी है, जेल हो चुका है, या फिर उसको डेथ सेंटेंस मिल गया है, तो इन सब चीजों के लिए क्या होगा, रिटन कंसेंट नहीं चाहिए उससे। लेकिन मान लो पेरेंटल डिस्प्यूट है, पता करना है कि बाप कौन है, लेकिन बाप मना कर रहा है कि भाई ऐसे में तो मतलब कुछ डाउट ऐसा है जिसमें इतनी सजा की बात नहीं की गई है, तो वो उससे हमें एक रिटन में चाहिए होगा कि अपना कंसेंट दो कि हम तुम्हारा डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद इस बिल में और भी प्रावधान किए गए हैं कि बहुत बार क्या होता था कि कुछ चोर उचक्के या फिर जो भी अपने यहाँ के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ना जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं अपनी सोसाइटी में, तो उनका डीएनए बैंक बनाने का बात, या फिर मान लो कि एक हम लोग क्राइम सीन पर गए और वहां पर जितने भी डीएनए मिले उन सबके हमने डीएनए निकाल के उनके ऊपर तहकीकात करना स्टार्ट कर दिया। तो बाद में एक बार चोर पकड़ा गया या फिर जो भी यहाँ पर फॉल्टर था वो पकड़ा गया, तो बाकी के जो भी लोग हैं इसमें ये भी एक प्रोविजन है कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो उनके जीन का जो भी डेटा इनके पास है उसको वो डिलीट कर सके। यहाँ पर डीएनए डेटा बैंक्स की भी बात होती है कि भाई इतना बड़ा डेटा आखिरकार आप स्टोर कहाँ करोगे, उसके लिए एक डेटा बैंक बना दो। अगला टॉपिक है हमारा ह्यूमन माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम में अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो समझो जीनोम के आगे एक ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट है, वो क्या था, एचजीपी, ये होगा एचएमपी। अब यहां पर क्या होता है, देखो पूरी बॉडी में हमारे पास कुछ विजिबल ऑर्गन्स होते हैं, कुछ इनविजिबल माइक्रोबायोम्स होते हैं जो कि इनके बीच में अपना टहलते घूमते रहते हैं। अगर हमने उन इनविजिबल माइक्रोबायोम्स को भी कंप्लीटली अगर मान लो कि हमने उसका भी सीक्वेंसिंग कर दिया, तो फिर हम फाइनली बोल सकते हैं कि हाँ अब जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो एकदम अच्छे तरीके से खत्म हो गया। हमने एक एक चीज को फाइनल कर दिया, मतलब कि यहाँ पर ना केवल विजिबल ऑर्गन्स का बल्कि इनविजिबल माइक्रोबायोम का भी हम सीक्वेंसिंग देखते हैं। तो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि कोई टिश्यूज हैं, कोई बायोफ्लूइड्स हैं जिनको हम लोग ह्यूमन माइक्रोबायोम कहते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इन सब का भी हमारे पास एक डीएनए सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जो भी ऐसे मान लो अंदर माइक्रोबायोम्स होते हैं ये या तो कमेंसल रिलेशन में होते हैं, कमेंसल रिलेशन मतलब कि दोनों एक साथ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, या फिर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन पर रहते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी को वो फायदा पहुंचाते हैं और हम उनको फायदा पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से माइक्रोबायोम्स होते हैं। अब यहाँ पर जो भी जेनेटिक का फैक्टर है, डाइटरी हैबिट्स हैं, या फिर जो भी हमारा ज्योग्राफिक लोकेशन है, एथनिसिटी है, इन सब के ऊपर हमारे माइक्रोबायोम का कंपोजिशन बेस्ड है। और पूरे के पूरे बॉडी में जितना भी बॉडी मास का है उसमें 2% हिस्सा जो है वो ह्यूमन माइक्रोबायोम का था। इसलिए एक बड़ा चंक है जिसके बारे में हमें डिटेल से जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर वही है कि छोटे छोटे जो भी पार्टिकल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि नोज है, लंग्स, स्टमक, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, स्किन है, इन सबको अलग से इनके बीचों बीच जो भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स होंगे जिनको हम लोग माइक्रोबायोम बोल रहे हैं, उनको आप वापस से उनकी सीक्वेंसिंग कर दो। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनका क्या यूज है हमारे लाइफ में, तो देखो सबसे पहले तो ये कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो कि डाइजेस्ट नहीं होते हैं, उनके लिए कौन सा मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्सिबल है, कैसे वो करेंगे, तो ह्यूमन माइक्रोबायोम से वो पता चल जाएगा। साथ ही साथ हमारे बॉडी के लिए कौन कौन से एसेंशियल विटामिन हैं उनका पता लगाना, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, जो भी पैथोजेंस के खिलाफ जो भी हमारे बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस है उसको प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना, या फिर कैसे कोई एक ड्रग के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है, उसके बेसिस पर ये ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। अब ये ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट एचएमपी को करते कैसे हैं, कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहला है मेटाजेनोमिक्स। इसके अंदर क्या होता है कि हम नेचुरली अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में किसी भी माइक्रोब्स को एनालाइज करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं और फिर उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स को सीक्वेंस करने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेटाजेनोमिक्स जो कि सिंपल वाला है, सबसे सिंपल। इसके बाद जो आता है वो आता है होल जीनोम सीक्वेंसिंग। होल जीनोम सीक्वेंसिंग में एक एक जीन्स को पकड़ो, उसकी सीक्वेंसिंग करो, इस तरीके से होता है होल जीनोम सीक्वेंसिंग।
फिर देखो आज का आखिरी टॉपिक जो है वो है मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव। इंडिया ने क्या किया है, जेनेटिक बेसिस पर नहीं बल्कि टिश्यू बेसिस पर। टिश्यू क्या होते हैं पता है, बहुत सारे सेल्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो टिश्यूज बनते हैं। उन टिश्यू और सेल्स का हमारे बॉडी पर क्या रोल है, मतलब कि कोई बीमारी अगर हमें होती है तो उस केस में कैसे हम इससे लड़ सकते हैं, उसके बेसिस पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक साथ मिलके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव। ठीक है, इसमें वही होगा कि ह्यूमन बायोलॉजी कैसे मिलके बनी हुई है, जो भी मॉलिकुलर सेलुलर लेवल पर टिश्यूज हैं उनका क्या फंक्शन है, किस तरीके से हम उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये सब हो रहा है। मानव ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट बनाने वाला इंडिया में पहला प्रोजेक्ट है। इसके बाद देखो इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट शामिल हुए हैं। 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, एक है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस और एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च IISER पुणे वाला। इसमें क्या है, इनके अलावा भी और भी दूसरे साइंटिस्ट भी साथ में मिले हुए हैं। बेसिक मकसद ये है कि जितने भी स्कूल नहीं मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हैं वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि वो किसी साइंटिफिक रिसर्च में पार्टिसिपेट कर ही रहे हों तब जाके उनको यहाँ पर एंट्री मिलेगी, नहीं। केवल उनके पास साइंस बैकग्राउंड है अगर, तो उनको फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हम उनको ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव के अंदर में ले सकते हैं। अब इसके अंदर होता भी यही है कि कॉलेज टू कॉलेज, यहाँ पर जैसे कि DBT स्टार कॉलेज स्कीम है, तो DBT के अंदर में एक स्टार कॉलेज स्कीम चलाई गई है। उसी के अंदर DBT इन सभी छात्र को एकोमोडेट करेगा, साथ ही साथ इनको वहीं पर ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पर होगा क्या, एक तो फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिकुलर मैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये फिजियोलॉजिकल और मॉलिकुलर मैपिंग एक प्रकार का समझो कि होलिस्टिक एनालिसिस है, जिसके बेसिस पर हम लोग 2 स्टेज में, एक तो वो स्टेज हमारे बॉडी के अंदर होता है जिस टाइम हम लोग बिल्कुल नॉर्मल स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, और दूसरा वो जब भी हम किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, डिसीज स्टेज होता है। इन दोनों के बेसिस पर जो भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनके कंडीशंस को ट्रेस करना और फिर दोनों को कंपेयर करके बताना कि क्या क्या चेंजेस रहे हैं। इससे तो ये समझ में आ जाएगा कि डिसीज के होने से आखिरकार क्या प्रॉब्लम होता है, तो हमें क्या करना चाहिए इसको रोकने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग टिश्यू और सेल को एक साथ लिंक करते हुए बॉडी में डिसीज का क्या इफेक्ट होता है इसको हम लोग डिकोड करने की बात कर रहे हैं इस मानव इनिशिएटिव के अंदर में। बहुत सारे ड्रग डिस्कवरी होंगे, मतलब कि कुछ ऐसे ड्रग्स भी मिल सकते हैं, ऐसे कुछ कंपाउंड्स, ऐसे कुछ एलिमेंट्स, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं जिनका आज तक एज ए ड्रग हम लोगों ने यूज ही ना किया हो, लेकिन मानव एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम लोग जब 2 स्टेजेस में लोगों को कंपेयर कर रहे हैं तो उस केस में कुछ ऐसे नए कंपाउंड्स निकल के आ जाएं जिनको हम लोग इन द फ्यूचर एज ए ड्रग्स यूज कर सकें, तो ये हो सकता है। दूसरा है हमारे पास कि इसने मेडिसिन को पर्सनलाइज करने के लिए, उसको कस्टमाइज करने का भी यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है। क्यों? क्योंकि देखो हर एक मेडिसिन अलग अलग टिश्यू पर अलग अलग तरीके से काम करती है, तो इस बेसिस पर हम लोग प्री क्लिनिकल असेसमेंट ले सकते हैं किसी भी पर्सन का, और जब भी उसको कोई भी बीमारी होगी तो उसको पहले से ही फोरकास्ट करना, उसके लिए कौन सी मेडिसिन ले लेनी चाहिए, उन सब के बारे में बताना बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर सबके सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो स्टूडेंट ही हैं, तो स्टूडेंट इस पूरे इनिशिएटिव का बैकबोन है, और यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट हो रहा है इन स्टूडेंट्स का जो कि साइंस बैकग्राउंड से है, अपने फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है। देखा जा रहा है कि आगे चल के इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें डिस्कवर हो सकती हैं। बहुत सारे लेवल्स हैं जो कि रिव्यूज़ करना अभी भी बाकी है, और बहुत सारे गैप्स हैं जिनको पता करना बाकी है। तो अभी के बायोलॉजिकल नॉलेज के बेसिस पर हम ये तो बोल सकते हैं कि फ्यूचर में इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, और बहुत सारे डिसीज कंडीशंस को यहाँ पर क्योर करने का जो सोल्यूशन है वो मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव के अंदर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये पूरा लेक्चर था हमारा किसके ऊपर, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके अलावा देखो एक और टॉपिक है जिसको आप पढ़ सकते हो, मैं आपको एक जगह ये बता देता हूँ। देखो बहुत कॉमन सा टॉपिक है ना जिसको हम लोग नाम देते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग। नाम सुना होगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है मैं आपको फटाफट से एक बार रिवाइज कराता हूँ। रिवाइज का मतलब बता देता हूँ एक बार। देखो हमने पढ़ा था कि DNA के अंदर में 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है हमारे पास शुगर, एक होता है हमारे पास बेस, और तीसरा होता है हमारे पास फॉस्फेट। ठीक, इसी में जो बेस होते हैं इनको हमने पढ़ा था 4 टाइप्स के ये बेस होते हैं जो कि आपस में पेयरिंग करते हैं। जो A है वो T के साथ पेयर करता है, जो C है वो G के साथ। इन टर्न भी सही है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक होंगे हमेशा। तो यहाँ पर एडेनिन,
थायमिन, ये साइटोसिन और गुआनिन। ये जो 4 चीजें, 4 बेसिस हैं, इनका मेन फंक्शन है। इन्हीं के सीक्वेंसेस को हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से देखते हैं। यहां पर कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है। देखो डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है, यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, ये सब एक ही चीज है। यहां पर क्या करते हैं हम लोग, डीएनए सैंपल्स किसी भी इंडिविजुअल से लेते हैं और उसमें डीएनए के पैटर्न्स को हम लोग फॉलो करते हैं। इसके बेसिस पर हम लोग जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन उस डीएनए के अंदर होता है उसको देखते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में वो सेम चीज़ जा रही है कि नहीं। मतलब कि यहाँ पर बेसिकली पैटर्नल, अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन है इनका, पैटर्निटी किसकी है, मैटर्निटी किसकी है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी रेशियल ग्रुप है वो आखिरकार कौन से रेस से बिलोंग करता है या करती है, उसके ऊपर ये भी पता चल जाएगा। डीएनए फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूज़ हैं। तो इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, ठीक है। एक आता है डीएनए बार कोडिंग। बार कोडिंग का क्या मतलब पता है? देखो डीएनए बार कोडिंग का मतलब है कि एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को नहीं बल्कि उस डीएनए से उसके स्पेशीज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली केवल और केवल स्पेशीज आइडेंटिफाई होना है। मतलब कि यहाँ पर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसको किस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम लोग साथ ही साथ डीएनए बार कोडिंग लगाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि 99.9% डीएनए तो सब में सेम है ना। इसका ये मतलब है कि अगर किसी से भी इसका 95% डीएनए, 90% डीएनए मैच हो जाए तो हम इसको इसी स्पीशीज का बता सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वही बात करनी है डीएनए बार कोडिंग के अंदर में। बस इतना ही था जो कि आपको बताना था। इतना ही इंफॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी में है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे क्या, डिफेंस से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो फिर आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।